आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। सूरत हाल पे हमारी नज़र, और सबसे पहले शुरुआत उसी ख़बर से जो सुर्खी दुनिया भर में बनी हुई है, हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात और उनमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल। और हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 2 दिनों से किसी हद तक खामोशी दिखाई जाती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कमांडरों की मीटिंग भी हुई है, रूस में भी मीटिंगों का सिलसिला देखने को मिला है, और इधर भी बताया जाता है कि हर सतह पे बातचीत चल रही है, और उसी बातचीत का शायद नतीजा है कि ये खामोशी है। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदे ले से मौजूद हैं मोहम्मद इसहाक। उनसे तो मोहम्मद इसहाक, बताइए क्या है सूरत हाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। जी सनम सर, अगर हम लद्दाख की लेह जिले की बात करें, पिछले कई दिनों से लद्दाख के मशरकी ईस्टर्न में काफी तनाव देखने को मिल रहा था। वहीं पिछले 2 दिन से तनाव में कमी नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि लद्दाख के शहर से, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किसी को जाने की परमिशन नहीं है। जो कुछ सिचुएशन को हम प्रिडिक्ट करते हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है, उसी पे निर्भर होकर हम खबर आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी जो है पिछले 2 दिन से हालात काफी ठंडा पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ, बॉर्डर की तरफ पहले काफी मोबिलाइजेशन देखी जा रही थी, वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इस बीच अगर हम आज की बात करें, आज जो है SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जो एक जवान 29 और 30 तारीख की रात को पेट्रोलिंग के दौरान माइन ब्लास्टिंग में शहीद हुआ था, न्यामा तेंजिन, उनकी फिनरल को बड़े ही मजहबी अकीदत के साथ इख्तिताम पजीर किया, मुकम्मल किया देवचन फिनरल साइट से। वहाँ पे अगर हम बात करें स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के न्यामा तेंजिन जो है वो कंपनी लीडर था, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का जो 7 विकास रेजिमेंट के वो सोल्जर से स्पाई थे, और उनका बहुत ही बड़ा रोल रहता है इंडो चाइना बॉर्डर से। तो उनकी शहादत के बाद से आज उनका फ्यूनरल में बहुत ही बड़े पैमाने पे अगर हम लद्दाख की अवाम और साथ ही साथ विकास रेजिमेंट के आर्मी पर्सनल के साथ साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी और MP लद्दाख ने उनको आखिरी जो है रस्म होते हैं, जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित करके उनको सुपुर्द खाक किया गया। जो है अगर मोहम्मद इसहाक, हमारे पास खबरें आ रही हैं कि आज एक पीस रैली भी लद्दाख में करगिल में लेह में निकाली गई। क्या ये पीस रैली हो पाई, या इसमें कौन कौन शरीक था? जी, खबर आ रही है कि आज शाम 6 बजे एक पीस रैली और सॉलिडेरिटी रैली लद्दाख के लेह जिले के मेन टाउन में होने जा रही है। इस तरह की खबरें आ रही है। अब इंतजार कर रहे हैं 6 बजे की, और 6 बजे देखने को मिलेगा कि पीस रैली में कौन कौन शामिल होंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि पीस रैली में लद्दाख के युवा, जो यूथ हैं, लद्दाख टूरिस्ट एसोसिएशन के यूथ के जो है क़यादत में ये पीस रैली लद्दाख के लेह जिले में निकाले जा रहे हैं। इस तरह की खबरें आ रही है, और 6 बजे देखने को मिलेगा। मोहम्मद इसहाक, एक सवाल और, राम माधव भी आज सुबह जो फ्यूनरल हुआ था उस पर मौजूद थे। बाद में बताया जाता है कि मीडिया से बात करते हुए राम माधव ने जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख की पूरी सिचुएशन पे मीडिया से बात की। क्या बताया राम माधव ने? राम माधव ने न्यामा तेंजिन की शहादत के ऊपर मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि न्यामा तेंजिन की जो शहादत है वो लद्दाख के ईस्टर्न पे बॉर्डर पे पीस लाएगा, उन्होंने राम माधव ने बताया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से लद्दाख के ईस्टर्न में सिचुएशन है, इसको हल करने के लिए हर सतह पे पीस के लिए जो है नेगोशिएशन, बातचीत जारी है। इससे एक चीज ये संकेत मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है कि अभी जो है लद्दाख के ईस्टर्न में कहीं न कहीं सिचुएशन तनावपूर्ण से हट के अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने उनसे ग्राउंड सिचुएशन पूछी होगी, साफ जाहिर है मीडिया उनसे ग्राउंड सिचुएशन के बारे में पूछा होगा, तो क्या पूछा मीडिया ने और क्या जवाब मिला उनकी तरफ से?
मीडिया ने वाजहतन उनसे पूछा कि लद्दाख के ईस्टर्न में ग्राउंड पे क्या स्थिति है, किस तरह की सिचुएशन है, उसके लिए हुकूमत की तरफ से किस तरह के कामकाज किया जा रहा है। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से और बाकी हर लिहाज से जो है नेगोशिएशन चाइनीज पीएलए के साथ मिलिट्री सतह पे, मिनिस्ट्री लेवल पे और साथ ही साथ डायलॉग के जरिए हल करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो है अमन की तरफ बहुत जल्द बढ़ने के इम्कानात है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत-ए-हाल, राम माधव भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिस तरह हमारे नुमाइंदे बता रहे ने, राम माधव ने भी इस पे बयान दिया है। और राम माधव आज लद्दाख में 2 रोज़ा दौरे पे थे और इसी सारे के बीच में राम माधव से मंसूब एक और बयान भी जारी हो रहा है। और इस बयान में राम माधव ने गुपकार डिक्लेरेशन पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कुछ क्वार्टर्स से लेके राम माधव के इस बयान की तनकीद भी की जा रही है और मेरे साथी सैयद तजम्मुल भी इसी पे नज़र रखे हुए हैं। सैयद तजम्मुल, राम माधव का बयान, गुपकार डिक्लेरेशन भी उसमें चर्चा में है। क्या बताया है राम माधव ने जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से? सनम, आपको याद होगा कि कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव इन दिनों लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं और आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी एग्जीक्यूटिव मेंबरान की मीटिंग तलब की। हालांकि इस मीटिंग में हाजी इनायत, जो कि पीडीपी बीजेपी दौर में लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन थे, उन्होंने पीडीपी से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद तब से लेकर आज तक उन्हें नजरअंदाज किया गया। इसके बावजूद भी राम माधव ने कई एक महिला मोर्चा और बाकी लीडरों से लद्दाख में मीटिंगें तलब की और जम्मू कश्मीर के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी आई हुई है। साथ ही साथ सनम, जो अब राम माधव का उनका एक आर्टिकल आया हुआ है अखबारों में, जिसमें जम्मू कश्मीर की तारीख को मसख करने पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडरान पर जबरदस्त इल्जाम आयद किए। और राम माधव ने कहा कि मायूस कुन तौर पर जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की कुछ कोशिशें कर रही हैं। हालांकि उनका इशारा साफ तौर पर गुपकार डिक्लेरेशन में सिग्नेटरीज की तरफ इशारा था। राम माधव लिखते हैं, तजम्मुल, एक जानकारी जानना चाहूँ, क्या राम माधव ने इन लोगों का गुपकार डिक्लेरेशन के साथ जो पार्टी जुड़ी, इनका नाम उसने लिया है, डायरेक्ट बराह रास्त लिया है, या इशारों में ये सब कुछ बताया है? राम माधव ने दरअसल जम्मू कश्मीर के तारीखी अवराक को पलटते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मीरवाइज उस वक्त के मोहम्मद यूसुफ शाह और शेख अब्दुल्ला के अकॉर्ड पर भी बातचीत की, 31-38 पर भी बातचीत की। उन्होंने अपने आर्टिकल में जम्मू कश्मीर में कहा कि जब चक जम्मू कश्मीर में राज किया करते थे और उसके बाद किस तरह से मुगलों के खिलाफ जो है आखिरी जंग लड़ी गई और बाबर और हुमायूं को शिकस्त देने में कामयाब हुई है उस वक्त की फोर्स। गालिबन उनका मतलब था कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जिस तरह से कोशिश की और 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को डोगरा संगठन के जरिए 1931 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को जन्म दिया और 1931 में मीरवाइज और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में हुए महादे पर भी बातचीत की। ये कहीं ना कहीं उनका इशारा साफ था कि गुपकार डिक्लेरेशन में जो लीडरान इस वक्त मिले हुए हैं उन्हें माजी के अवराक पलटने चाहे और माजी के बारे में उन्हें तजम्मुल माना ये उसकी बात है, लेकिन क्या इससे गुपकार डिक्लेरेशन के साथ जो पार्टी जुड़ी है, मैं जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बयान राम माधव का है, क्या इससे गुपकार डिक्लेरेशन की जो पार्टियां उनको फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? देखिए, फायदा और नुकसान ठीक है, लेकिन जिस तरह से राम माधव का इशारा साफ है कि हम कुलाग को वापस टर्न नहीं कर सकते हैं। जो 31 में हालात थे, जो 38 में हालात थे, नतीजा क्या निकला? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी इसी तरह गुपकार डिक्लेरेशन के तर्ज पर ही जंगोजदल लड़ने की कोशिश की, नतीजा क्या हुआ? उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक आए। इससे मुझे लगता है कि उन्हें मुफीद मशवरा दिया है कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है, ये तारीख में हमने देखा है इस तरह के बैठने का और इस तरह से जो गुट तैयार किए जाते हैं, जो ग्रुप तैयार किए जाते हैं, उससे हासिल कुछ होने वाला नहीं है। यानी इशारा साफ था कि माजी से सबक हासिल करें, सीख हासिल करें और गुपकार डिक्लेरेशन से ला हासिल अमल ही निकला जा सकता है। राम माधव का बयान और वादी कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में उस पर तनकीद भी, लेकिन सारे के बीच में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी आज बयान आया है और पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में मुतनबअ भी किया है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आया और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ साथ इसराइल को भी घसीटते हुए बताया है कि अगर कुछ हुआ तो बात इसराइल तक पहुँचेगी। लेकिन इस सारे के बीच में दुनिया में सबसे बड़ा ख़तरनाक कहर
कहर कोविड का बराबर जारी है और जम्मू कश्मीर भी उसकी लपेट में बराबर आया हुआ है। कोविड को देखते हुए आए रोज़ नए नए केसेस सामने आ रहे हैं और राजौरी पुंछ के इलाकों में भी कोविड कहर बर्पा कर रहा है। आज कोविड की वजह से राजौरी के कुछ इलाकों को और रेड जोन करार दिया गया और राजौरी के कुछ और इलाकों में रुकावटें भी खड़ा की गई। लेकिन राजौरी के इलाके से खबर है कि वहाँ सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर रिचपाल सिंह की भी कोविड के साथ मौत हुई है और रिचपाल सिंह की मौत पर रियासत की सियासी और समाजी शख्सियात ने भी दुख का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और चौधरी जुल्फकार अली ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उनके अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। कोविड का कहर जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है और जम्मू जो कोविड से किसी हद तक अभी तक नॉर्मल ही चल रहा था, अब दोबारा गर्म होने लगा है और लगातार केसेस की तादाद अब कश्मीर से ज़्यादा आने लगी है। इधर कश्मीर में भी कोविड बराबर जारी है और कोविड की वजह से कई जगहों पे कुछ इलाकों को रेड जोन किया जा रहा है और इस रेड जोन किए जाने पर कई इलाकों में खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रास्ते बंद करने से क्या कोविड बंद हो जाएगा। रास्ते दुनिया अब खोली जा रही है, ट्रेनों को खोला जा रहा है, मेट्रो चलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पे कश्मीर वादी में सरकारी सतह पे कोविड के नाम पे लोगों को तंग भी किया जाता है, परेशान भी किया जाता है और उसी कोविड के साथ साथ कश्मीर में और भी मामले हैं। वो तारीख़ आपको याद होगी, वो महीना था सितंबर का और तारीख़ आज की थी, साल 2014 था। वो शाम का वक्त था, हल्की हल्की बारिशें हो रही थी और वो बारिशें एक हफ्ते से जारी थी और उन बारिशों के बीच में सुबह के वक्त एक ऐसा तूफ़ान आया कि कश्मीर को बदल के रखा। वादी कश्मीर के शुमाल जनूब में उस तूफ़ान को अब 2014 का सैलाब भी नाम दिया जाता है। करीबन एक महीने तक ज़िंदगी को बखेर के रखा कश्मीर वादी में और कश्मीर वादी के शोपियां से लेकर बारामूला तक वो सूरत-ए-हाल आज भी सबको याद है। लेकिन उसी सूरत-ए-हाल के दौरान सरकार ने वादा भी किया था। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस जगह पर इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ तक आए थे, पैदल आए थे यहाँ तक हवाई अड्डे से निकल के और यहाँ से निकलते जब वो हुमामा पहुंचे थे तो हुमामा में भी उन्होंने हालात को देखने के बाद श्रीनगर में अफसरान की मीटिंग से जायज़ा भी लिया था और वापस जब दिल्ली गए थे तो बताया था कि कश्मीरियों की दिल खोल के मदद की जाएगी। तब 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का खुद वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान भी किया था। हमारे यहाँ भी उम्मीद जागी थी कि 80,000 करोड़ का जो पैकेज आएगा अगर नकदी दिया जाएगा तो करीबन हर शख्स को 2-2 करोड़ रुपये तो मिल ही जाएंगे और यूँ जिस घर में 4 आदमी होंगे उन्हें 8 करोड़ मिलेंगे, पूरी ज़िंदगी उनकी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन वो 80,000 करोड़ कहाँ आए, कहाँ गए, आज तक न उन्हें मालूम है भेजने वालों को, न हमें मालूम है कि कहाँ गए। आज भी हम इंतज़ार में थे। तब हमने दुआएं की थी कि सैलाब आया, कोई बात नहीं, ऐसा एक और भी आ जाए, बड़ी रकम मिलेगी, लेकिन न रकम आई न कोई मदद आई और आज भी सैलाब ज़दगान तब के इंतज़ार में हैं कब आएगा। और कश्मीर के लोग आज के दिन में उस दिन को याद करते हुए यही बता रहे थे कि वादे सरकार के कब वफा होंगे। इंतज़ार शहर में भी, इंतज़ार वादी कश्मीर में भी। 6 साल हो गए जो हम फ्लड में आ गए थे 2014 में, तो इमीडिएटली उस वक्त कश्मीर चैम्बर एक्टिव हो गया था और इमीडिएटली हमने इंश्योरेंस क्लेम बिल की थी फाइल हाई कोर्ट में और जिसके बिना पे ऑलमोस्ट अराउंड 2,500 से 3,000 करोड़ विद इन 2 to 3 months डिसबर्स हो गए। बाकी फिर गवर्नमेंट की कॉल आ गई, गवर्नमेंट ने एक कॉल ली जिसमें डीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गए एक सेंटर से और फिर दूसरा यहाँ स्टेट कंपोनेंट भी उन्होंने रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जिसमें कुछ अकाउंट्स को आज तक भी कुछ मिला नहीं है और ये हमारी इंफॉर्मेशन में भी है और क्यों नहीं हुआ मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही उसका जवाब दे पाएगी, मैं तो नहीं दे पाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, देन इट इज़ देयर liability to implement all these orders so that the deserving person they are not deprived of these rehabilitation package। आज के डेट में भी हम देखें अगर कुछ लोग पड़े हैं तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उस पर एक कॉल लेनी चाहिए। उन लोगों का अगर हक बनता है तो प्लीज़ उनको इंश्योर करें, वो बेचारे आज भी 6 साल से तड़प रहे हैं। वो 2014 का इंतज़ार आज भी है, लेकिन इंतज़ार तामीर और तरक्की का भी है और रियासती गवर्नर की सरबराही में इस वक्त रियासत की सरकार तामीर और तरक्की पर पूरी तवज्जो दे रही है। और रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बसीर अहमद ख़ान ने आज जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तामीर और तरक्की का जायज़ा भी लिया और साथ में यकीन दिलाया कि तामीर और तरक्की का दौर जो शुरू हुआ है उसको मुकम्मल किया जाएगा। Administration at the doorstep.
और आउटरीच प्रोग्राम जो है पब्लिक के साथ, ताकि उनके जितने भी हैं उनके साथ मिल के उन तक पहुँच के उनके मुतालबात को एग्जामिन करके, ताकि जो भी हम हाईलाइट करें वो ऐसा होना चाहिए कि वो उस एरिया की फेल्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस काम की। तो लोग नेचुरली अगर कोई काम उभारते हैं तो वो इसलिए उभारते हैं कि उनके इलाके में किसी किस्म की डेवलपमेंट का अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वो उभारते हैं। ये हमारे नोटिस में आता है और हम इसको जो है इन्वेंटराइज करके आगे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फिर भेजते हैं। सही है कि जितने भी अपने जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे हैं, वो उनको सबको टारगेट दिए गए हैं, उनको अपना देयर वर्क प्लान हैज बीन अप्रूव्ड, हर एक का अपना जो काम है उसको वो पूरा करें, क्योंकि हमारा वैसे भी अब जो है यहाँ पे वर्किंग सीजन कम है, कुछ 2 महीनों के बाद यहाँ पे काम फिर से अभी आपको पता है बैक टू विलेज का एक और फेज जो है वो जो एडिशन है वो अब शुरू होने वाला है। उस ज़िमन में भी लोग उनके साथ मिल के अफसर उनसे फीडबैक लेंगे, वहाँ पे मजीद काम आइडेंटिफाई होंगे और एक जायज़ा भी लिया जाएगा कि ऑलरेडी किस किस्म के काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे ये है कि सिर्फ एग्जीक्यूशन ही नहीं बल्कि उसका प्रॉपरली जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है और लोगों को साथ लेके पूरे साथ लेके लोगों को की राय लेके काम शुरू किए जा रहे हैं जगह जगह। ये तामीर तरक्की के पहलू पर नज़र, लेकिन तामीर तरक्की कितनी हुई है कुछ तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। सड़कों की कहानी अलग, पानी की परेशानी अलग और उस पर बिजली की मार अलग। लेकिन ज़रा ये तस्वीर देखिए, ये बारामूला का अस्पताल है और बारामूला के अस्पताल में ये तोड़ फोड़ तामीर और तरक्की के नाम पर ही हो रही है। इस तोड़ फोड़ से कितनी तामीर और तरक्की होगी इसका अंदाज़ा या खमियाजा हमें बाद में मालूम होगा। लेकिन फ़िलहाल आज की तोड़ फोड़ की कहानी कुछ यूँ है कि यहाँ एक खातून की मौत वाक़ा होती है और उस खातून के लवाकीन का इल्ज़ाम है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ इस खातून की मौत वाक़ा हुई है और उसके बाद यहाँ ये सब कुछ हुआ। तस्वीर गौर से देखिए। सतन दोहन रोज जनाब ये अगर रोज 4 दोहन बग रोज जनाब ये 3 दोहन। डॉक्टर गुलशन बदरो आई, डॉक्टर नसरीन आई, तुम से सर्जन जनाब, डॉक्टर राफिया आई, तमो कोर जनाब ये अमिस चेकअप वकअप, दोबुक बच्चा ठीक है, सब ठीक है, बीमार ठीक है। पत कर मामूली पेन अमिस जनाब कर एडमिट। ये डॉक्टर सलीमा 5-5:30 बजे की बात है। ये डॉक्टर सलीमा अम कोर अमिस चेकअप वकअप, दोपन इसको चलो भाई लेबर रूम में नीख लेबर रूमस मज मे बच्चे जनाब समिस हेतु जनाब बिल लिखित। बह गो डॉक्टर सलीमस में क्या तमिस लिखित, वजह क्या? दोपन आपका जो बच्चा है ये पेट में डेथ हो गया है। मे वन तुम अगर ये ठीक हो आज क्या गो यह कित गो अचानक। अच्छा मे कर जनाब कम डॉक्टर राफिया कर कॉल तुझ बेमार वातन थिएटरस मज अम कोट जनाब अमिस यह बच यह पता सर्जरी कर कोड़नसा इथे पे कोड़नस। डॉक्टर वोत हडवनुक ये खोस LD युक दोन बच्चे 2 दोन 3 दोन बच्चे जनाब बिल मोमुत अमिस पॉइजन फैलामुत जनाब बिल। ये अस्पताल के अंदर की सूरत हाल और यहाँ पे जिस तरह से सूरत हाल पेश आई है उस पर इंतज़ामिया भी अपना रद्दअमल ज़ाहिर कर रही है और सारे मामले की लोग भी तहकीकात कराना चाहते हैं। क्योंकि IOD था ये और इसको जो यहाँ पर डॉक्टर्स ने ट्रीट किया और डिलीवर करके रिसस्टेट करके पेशेंट सेप्टिक शॉक में आया था, उसको रिसस्टेट करके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जो हायर सेंटर पर भेज दिया। 4 दिन के बाद कल इसकी वहाँ LD हॉस्पिटल में डेथ होती है और अटेंडेंट्स यहाँ पर आए और यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या वैंडलिज्म किया उन्होंने, यहाँ हॉस्पिटल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया और हमारे डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स को पीटा गया। ये बहुत ही अफसोसकुन बात है और एक ऐसा वाक़या हमारे पास पहली दफ़ा हम देख रहे हैं जहाँ एक काफ़ी एक गैर जिम्मेदाराना और बिला किसी जवाज़ के जो ये उन्होंने ये एक्ट किया, इसके ख़िलाफ़ हमने उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई इनिशिएट की है। हमने उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया है और लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। हमने इसकी इंक्वायरी करी है पूरी तरह से। आप मुझे बताइए 6 महीने का
डेड बेबी है या अगर लाइव भी होता है तो अगर वो लेबर में चला गया पेशेंट तो ये कैसे बच सकता है, एक आम इंसान भी बता सकता है इस बारे में। उसके बाद जो नेसेसरी प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट है उसको दिया गया है जो डॉक्यूमेंटेड है उसके रिकॉर्ड्स में। ये बारामूला की सूरत हाल, लेकिन ज़रा कुपवाड़ा में भी चलिए। ज़िला अस्पताल कुपवाड़ा में क्या सूरत हाल है। खातून की मौत नहीं होती है लेकिन दर्द-ए में मुब्तला खातून के बच्चे की मौत वाक़ा हो जाती है और ये कुपवाड़ा में वाक़ा पेश आता है और यहाँ पे भी तिबी अमले पर काहिली का इल्ज़ाम आयद होते हुए बताया जाता है कि सुबह 11 बजे तक कोई डॉक्टर यहाँ पे नहीं था। ये लवाकिन का इल्ज़ाम है। ये कुपवाड़ा के गूस के इलाके से लेकर कुपवाड़ा तक की खबर है और इस खबर में तिबी अमले पर इल्ज़ाम आयद होता है और तिबी अमले के इल्ज़ाम के हवाले से भी यहाँ हंगामा बरपा होता है। ज़रा लोगों की सुनिए, ज़रा उनकी बात सुनिए जिनके साथ ये हादसा पेश आता है। एक डॉक्टर बोलता उधर ले जाओ, दूसरा बोलता 3-4 चक्कर करवाए जब तक उनकी डिलीवरी हो गई सर, तब तक बच्चे की डेथ ही हो गई सर। फिर लास्ट में हमारे साथ में एक पुलिस वाला था सर, उन्होंने डॉक्टर को लाया बुला के, तब नर्स एक को लाया, इन्होंने गाड़ी से फिर ला के इसको यहाँ रखा है, तब से अभी तक यहाँ कोई नहीं है। कितना टाइम हो गया आप लोगों को? सर सुबह 8 बजे से हम 10 बजे तक घूमते रहे, अभी आधा घंटा हुआ होगा इसको यहाँ पे रखा है सर। अभी 11:30 सर सुबह 8 बजे के आए सर, इनकी लापरवाही से मेरा बच्चा डेथ हो गया सर, वो अंदर रखा है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? सर इंसाफ देखो, आज हमारे साथ हुआ सर, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई डॉक्टर आया 8 बजे से अभी 11:30 बजने को है, कोई सर आया? एक लेडीज डॉक्टर आई थी बस। डॉक्टर साहब एक बाद में आया, जब लास्ट में गाड़ी में हुई डिलीवरी हुई गाड़ी में, तो हमने एक डॉक्टर को बोला कि हमारी पेशेंट मर रही है तो हमारा बच्चा गाड़ी में हो गया है, मेहरबानी करके बच्चा उठाओ, इस पेशेंट को उठाओ। बोला नहीं हम यहाँ नहीं उठाते, वहाँ ले जाओ। जनाब हमने 5 यहाँ से वहाँ तक 5 चक्कर किया, उस हॉस्पिटल से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, कोई डॉक्टर ना कोई नर्स नहीं आई जब तक बच्चा हो गया और गाड़ी खून से भर गई, लेकिन डॉक्टर कोई नज़दीक नहीं। बाद में लास्ट में पुलिस वाला हवलदार था तो वो जाके उसने एक डॉक्टर को ज़बरदस्ती उठा के लाया, बोला पेशेंट 2 आदमी मर रहे हैं बाहर, क्या हो गया तुम्हें? फिर वो आया, फिर वहाँ से उठा के तो हमारी पेशेंट को यहाँ रखा और बच्चा तब तक जिंदा था। ये कहते हैं बच्चे को उधर ले जाओ, तो तब तक बच्चा खत्म हो गया। लोगों के साथ हादसा पेश आता है और वो हंगामा बरपा करते हैं। साफ जाहिर है किसी का बच्चा गया है, किसी की बेटी गई है और लोगों में हंगामा या गुस्सा ज़रूर होगा, लेकिन इंतज़ामिया भी क्या बात कर रही है, ज़रा उनकी भी सुनिए। डॉक्टर क्या कहते हैं, BMO क्या कहते हैं। ये जो हमारा हॉस्पिटल है, इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड फॉर कोविड पॉजिटिव प्रेगनेंसी पेशेंट्स। हम यहाँ कभी कोविड नेगेटिव प्रेगनेंसी करते ही नहीं है। अब ये मसला जब इमरजेंसी में हमारे पास पेशेंट आया ना, उसका स्टेटस हमको पता ही नहीं है वेदर शी इज़ पॉजिटिव वेदर शी इज़ नेगेटिव। अल्टीमेटली वंस द पेशेंट हमारे कंपाउंड में आ गया तो उसकी ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी थी। जब डिलीवरी हो चुकी थी, अब थोड़ा सा टाइम उनको लगा होगा एसेसमेंट करने में, डॉक्टर्स को आया हम देखेंगे कोविड पॉजिटिव कि नेगेटिव, क्योंकि जब मैंने आपको पहले बता दिया कोविड पॉजिटिव हॉस्पिटल हमारा है, अगर इसमें कोई नेगेटिव आ जाता है, अगर उसको इन्फेक्शन आ जाता है तो वो यार इन प्रॉब्लम। तो हमको इसमें 2-3 मिनट लगते हैं कंफर्म करने में आया कि इस पेशेंट ने कोविड टेस्ट कराया था नहीं कराया था। अगर कराया था तो उसका रिजल्ट क्या, अगर नहीं कराया था तो उसका मतलब यही क्या है, वी डोंट एनी प्रॉब्लम। लेकिन जब आपका पेशेंट एक प्रीमेच्योर बेबी लेके आता है अचानक, मतलब अब 6.5 महीने की प्रेगनेंसी है, पहले तो 6.5 महीने की प्रेगनेंसी का बच्चा ये पैदा होगा, ये तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट मेडिकली कि ये सर्वाइव करेगा। नंबर 1 दैट इज़ द रीज़न उसका जो टेस्ट स्टेटस था दैट वाज नॉट नोन बिकॉज इट वाज अ वेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी। वी आर लाइक पेशेंट आया इन इमरजेंसी, वी ऑल्सो डेल्ट, दैट इज़ द रीज़न वी टुक द पेशेंट इनसाइड। तो हमने इसको इमरजेंसी में ऐसे डील किया। बाकी जो कोविड टेस्ट होते हैं वो तो सबको होते हैं। लास्ट सेमेस्टर में मेरा आप देखिए ऑफिस में मेरा अपडेटेड लिस्ट पूरा रहता है, ये कितनों को ये पॉजिटिव है, बिकॉज फिर यहाँ वही पॉजिटिव आते हैं। नेगेटिव हमने 100 अगर कुपवाड़ा हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, क्या उसके लिए यहाँ का स्टाफ मतलब तैयार नहीं होता है कि उसका जो पहले कोविड टेस्ट करना है, क्या स्टाफ यहाँ पे तैयार नहीं होता है? क्योंकि 8 बजे सुबह एक पेशेंट आता है यहाँ पे, डिलीवरी पेशेंट, हामला खातून आती है यहाँ पे, खवातीन, जब उसकी डिलीवरी रास्ते में हुई है, ठीक है, वो 8 बजे यहाँ पहुँचती है, 11:30 अभी 12 बजने को है, अभी तक उसका कोविड टेस्ट नहीं हुआ है, क्या वजह है? नहीं देखिए सर, कोविड टेस्ट की जो बात अगेन आप कर रहे हैं ना, ये जो 6.5 महीने की ऊपर की प्रेगनेंसी है, अबाउट 6 है, इसमें ये मसला हमारा आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू से द पेशेंट। अब आप खुद बता रहे थे कि उसको थोड़ा ब्लीडिंग हो रही थी गाड़ी में, तो मुझे बताइए अगर मैं टेस्ट का वेट करूं, हमारे यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है फॉर ऑल द पेशेंट्स इफ़ यू नीड इमरजेंसी प्रोसीजर्स हियर इंक्लूडिंग फ्रॉम जनरल सर्जरी साइड लाइक अपेंडिसाइटिस एंड ऑल, इनमें तो हम उनको 1 घंटे में रिजल्ट देते हैं।
ये हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है जिस पे हम बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर में कहा यही जाता है कि बहुत पुर्जे ढीले हैं। और एक पुर्जा ये भी ढीला है कि जब इंतज़ामिया से बात की जाती है तो इंतज़ामिया का साहब मीटिंग में हर वक्त होता है, मीडिया से बात नहीं करता है। वो अलग बात है, परसों LG को भी ये शिकायत की गई थी कि सरकारी रिएक्शन नहीं मिलता है, और इस पर भी कोशिश हमने की थी कि हम सरकारी रिएक्शन जाने, लेकिन इंतज़ामिया मीटिंग में थी और रिएक्शन नहीं मिल पाया। और आपको नाज़रीन बताते चले कि कुपवाड़ा के ही इलाके में आज कोहराम बरपा हुआ, आरमपुरा के इलाके में, और वहाँ पे बताया जाता है कि बारूदी सुरंग का धमाका हो ही गया था अगर वक्त पे उस पर नज़र नहीं पड़ी। सुबह फौज की आरोपी ने एक मुश्तबा चीज़ को देखा, और बाद में जब बम डिस्पोजल स्क्वाड को यहाँ लाया गया तो मालूम हुआ बारूदी सुरंग बिछाई गई थी निशाना बनाने के लिए, और निशाना बनने से पहले ही फौज की नज़र उस पर पड़ी और उसके बाद उसको नाकारा बनाया गया। ये कुपवाड़ा के इलाके की खबर। लेकिन श्रीनगर के नज़दीकी इलाका और ये चक कावूसा का इलाका, श्रीनगर के गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पर, और यहाँ पे गांव में बाद दोपहर गोलियां चलने की आवाज़ आई है, और गोलियां चलने की इस आवाज़ के साथ ही बताया जाता है कि वहाँ पे भी सूरत-ए-हाल कशीदा हुई है। लेकिन इसी सूरत-ए-हाल के पस मंज़र में एक और पहलू है, और वह है यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम, यहाँ के सरकारी मुलाजमीन। बिजली महकमे के मुलाजमीन PDL जो होते हैं, कैजुअल लेबर्स होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, वह आज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, और शुमाल जनूब हर तरफ से हाय हाय और नारेबाजी कर रहे थे। बता यही रहे थे, इल्ज़ाम यही लगा रहे थे कि सरकार ने उनके साथ दावा किया था, वादा किया था, और न वादा पूरा हुआ न सरकार का दावा कहीं काम आया, और यूँ उनको आज भी कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। श्रीनगर से लेके शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर में मुख्तलिफ दफातर में उन्हें हंगामा किया, नारेबाजी की। हमारा मेन मकसद है, हमारे बहुत लड़के हैं जो एक्सीडेंट के शिकार हो चुके हैं, उनका भी पे रिलीज़ नहीं हुआ है। और दूसरा हमारा एक और मसला है, जो हमारे आर्डर पहले ही निकल चुके हैं, वहाँ पर JD में उनके फाइल्स अभी पेंडिंग हैं, उनको भी आर्डर इजरा नहीं किया गया। तीसरा हमारा एक मसला है, हमारी DPC 14 जनवरी 2019 को हुई है, अभी तक हमारे आर्डर इजरा नहीं हुए। हम लोग इस गवर्नमेंट से पूरी यहाँ से मदद चाहते हैं, गवर्नमेंट इंतज़ामिया से। हमने उसको भी मेमोरेंडम डाला, LG साहब को भी हमने मेमोरेंडम डाला कि पूरा 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए, अभी हमारे आर्डर इजरा नहीं हुए। ये PDL कैजुअल डेली वेजर वगैरह जो श्रीनगर में से लेके बारामूला, कुपवाड़ा, त्राल हर जगह पे आज नारेबाजी कर रहे थे। पुंछ में PHE मुलाजमीन का मुजाहरा भी था, और PHE मुलाजमीन यही बता रहे थे कि सरकार ने भी उनके साथ वादा किया था, सरकार ने उनको बताया था कि उनके मामलात को सुलझाया जाएगा, लेकिन सुलझाया नहीं गया। पुंछ के इलाके में PHE के लोगों का मुजाहरा, लेकिन पुंछ के वार्ड नंबर 10 की सूरत-ए-हाल भी वही कुछ है जो कश्मीर के बाकी इलाकों की है। पानी की किल्लत है, और साफ पीने की किल्लत को देखते हुए हर जगह वादी कश्मीर में जहाँ नारेबाजी होती है, गम गुस्से का इजहार किया जाता है, वहीं पुंछ में भी लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया है। हम वार्ड नंबर 6 में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ। पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और 2-4 बार शिकायत लेके गए हम आला अफसरानों के पास। वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, और आप वहाँ से लेबर भेजो तो हम मशीन को लोड करें और इसको जम्मू भेजेंगे ठीक करने के लिए। तो जब ये पैसे हमसे लेते हैं, जब इनकी फीस बन जाती है पानी की 1 साल की, 2 साल की, हम पैसे देते हैं, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? लेकिन हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी के भी अक्सर मामलात आते हैं, और M.Ed 3rd सेमेस्टर के आज इम्तिहानात के दाखिला फार्म की आज आखिरी तारीख भी थी, लेकिन आज इंटरनेट नहीं चल रहा था। कुछ इलाकों, कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि वहाँ फ़ीस वेरिएशन आ रही है, और कुछ ने बताया कि वहाँ टोटली टेक्निकली डिफ़ॉल्ट आ रहा है। बच्चों ने हमें ये शिकायत पहुँचाई, हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के हुकाम तक ये बात पहुँचाई, और फ़हीम असलम जो PRO कश्मीर यूनिवर्सिटी हैं, उन्हें हमारे साथ बात करते हुए जब सारे मामले को परखा, और उसके बाद उन्होंने बताया कि फ़िलहाल बच्चों तक ये बात पहुंचाई जाए कि इसका तारीख़ जो है, फार्म भरने की आखिरी तारीख जो है वह एक्सटेंड की जा चुकी है। अब ये अगली तारीख 15 सितंबर है, और तब तक उनने बच्चों को ये भी बताया कि वो इस हवाले से अगर उन्हें और कोई शिकायत है तो वहाँ पे जो उनका हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन का जो ईमेल है, उस पर अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं ताकि उन्हें रेक्टिफाई किया जा सके। शिकायत भी है, और शिकायत कुपवाड़ा के लोगों को कोविड की थी, और कोविड के हवाले से हमने परसों खबर बताई। आज कश्मीर के कोविड इंचार्ज श्रीकांत बाला ने कुपवाड़ा में कोविड की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। पोतुशाही के इलाके में भी गए, कुपवाड़ा भी गए, वहां लोगों से भी बात की और मीडिया से भी बात की।
तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।